ये सारी फील्ड्स को उनके नॉलेज को ऑब्टेन करती है और एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। ऑब्टेन कैसे करती है, एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड करती है, ये आगे हम एक प्रिसाइज लेक्चर डेवलप करेंगे जिससे आपको इनके मुख्तलिफ एराज के तौर पे समझाया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल साइंस क्या है? तो क्या पता चला हमें कि इन सारी फील्ड्स को लेके एनवायरमेंटल साइंसेस को हम क्यों इस तरह से पढ़ते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट ऑल द फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स टू प्रोटेक्ट। तो एबायोटिक फैक्टर्स, ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये फर्दर स्टेप बाय स्टेप समझने की चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी सराउंडिंग्स, ह्यूमन सराउंडिंग्स और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं उन सब के सब फैक्टर्स को प्रोटेक्ट करना हम इन इन्वायरमेंटल साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सेटअप में बयान की गई, लेकिन जिसका मेन जो मकसद है वो मैं आपको बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू पीपा एक्ट, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ऑल द फैक्टर्स सच एज फिजिकल, जियोग्राफिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, हर टर्मिनोलॉजी अलग-अलग से समझाई जाएगी आपको। तो ये आपकी एनवायरनमेंट का तमाम की तमाम जो एग्जिस्टेंसेस हैं ऑन दिस प्लेनेट, वो आपको एनवायरनमेंट के सर्कल में देखने की बाउंड्री आपको सेट कर दी जाती है। तो एनवायरनमेंट के दो तरह के फैक्टर हैं, एक है बायोटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे मेजर चीज़ समझने की जो है वो है, एक कैटेगरी है बायोटिक एनवायरनमेंट और एक कैटेगरी है एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स को बायोटिक एनवायरनमेंट बोलेंगे, कोई भी चीज़ जो कि लिविंग है उसको बायोटिक एनवायरनमेंट बोलेंगे, और तमाम की तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एबायोटिक। ये हम जब लेक्चर को आप एक दफ़ा थ्रू आउट कर लेंगे फिर जब हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन में आप ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को एग्जांपल्स के साथ समझ भी लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास अब हम देखते हैं कि ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने आपके लिए कुछ सेटअप देखा है जो कि रिट्रीव्ड डेटा है। मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया, यानी मैंने खुद स्लाइड्स ये नहीं बनाई, लेकिन ये रिट्रीव्ड डेटा है ताकि मैं आपको रिट्रीव्ड डेटा के साथ इम्पॉर्टेंस, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बारे में कुछ बता दूँ। तो लेक्चर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या चीज़ें आप देखेंगे जी। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, और जो इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्यों है, इसको साइंटिफिक मेथड एंड हाउ साइंस ऑपरेट कैसे करती है, और जितने भी ग्लोबल इन्वायरमेंट में कुछ इश्यूज हैं, प्रेशर्स हैं जो आगे फर्दर डेवलपमेंट में हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो जा रहे हैं वो क्या है। देखिए जी, सबसे पहली बात, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, इन्वायरमेंटल साइंस की जो हिस्ट्री है वो कुछ 2-4 चीज़ों के साथ बड़ी ही वेल प्लान्ड तरीके से लिंक्ड है। एक सोसाइटी जो इन्वायरमेंटल साइंसेस की सोसाइटी है, देखिए जी, साइंटिस्ट मुख्तलिफ फील्ड्स के जब नेचर को समझते गए हैं तो उन्हें एक डिसिप्लिन मिलता गया है, लेकिन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जब साइंस के इस डिसिप्लिन को प्रोफेशनल्स ने, साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश की, तो कुछ बड़े ही आर्टिस्टिकल साइंटिस्ट थे जो कि नॉन साइंटिफिकल सेंसेशन भी रखते थे, आर्टिस्टिकल सेंसेशन भी रखते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, रैकेल कार्सन, आप इसका जो है नाम ये फाइंड आउट कर लीजिएगा नेट पे। रैकेल कार्सन एक ऐसी राइटर थी जिन्होंने एक बुक लिखी
उसमें उन्होंने एक पोएम लिखी साइलेंट स्प्रिंग। ये पोएम आप लाजमी पढ़िएगा। मैं आपके साथ इसको कम्प्लीटली जब जूम पे हमारा टॉपिक डिस्कशन होगी मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। साइलेंट स्प्रिंग एक पोएम लिखी। मैं समझता हूँ ये इन्वायरमेंटल साइंस की सेकंड बेस बनी थी। इन्वायरमेंटल साइंस का जो पूरा सब्जेक्ट बना, जो पूरी फील्ड बनी, पूरा डिसिप्लिन बना, ये साइलेंट स्प्रिंग जो पोएम थी उसमें ये उसकी सेकंड बेस बनी। तो फर्स्ट बेस क्या बनी? वैसे मुसलमान हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले से ही इन्वायरमेंटल साइंसेस का कंसेप्ट दे रखा था। जैसे कि सबसे पहली बात सफाई निसफ ईमान है, किसी पौधे को नुकसान ना पहुंचाओ। किसी भी जगह पे जब शहर बड़े बड़े आबाद हो जाएं तो नए शहर आबाद करें, यानी कि वो सारी मैनेजमेंट्स जो किसी भी इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, जो ह्यूमन को या लिविंग जो भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सराउंड्स करती हैं उनकी प्रोटेक्शन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोटेक्शन ये भी हमारे दीन में मौजूद है। तो जब साइंटिफिक एरा की बात करें तो उसमें हमारे पास जो कुछ चीज़ें डेफिनेशन के तौर पे आती हैं वो आपको इस तरह से मैं बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल स्कोप के कुछ इन्वायरमेंटल साइंसेस के कुछ स्कोप हैं। कि अब देखें, मैंने आपको बताया है कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे वो जितने भी डोमेन्स हैं उन सब को स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल साइंसेस में जो इसका स्कोप है। तो एक इन्वायरमेंटल साइंसेस को पढ़ने वाला फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट्स और कम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स ये सबको पढ़ता है। टाउन्स, सिटीज डेवलपमेंट्स, ह्यूमन की मॉडिफाइड लैंडस्केप्स को पढ़ना भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का काम है। उसके बाद हम जो जिस एयर में ब्रीथ करते हैं, जिस वाटर को हम ड्रिंक करते हैं और जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हम मुस्तफ़ीद होते हैं और जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस सब की प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन जो है वो सब का सब इन्वायरमेंटल साइंसेस में आता है। अगली बात, इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? इन्वायरमेंटल की इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स और वो तमाम के तमाम नेचुरल रिसोर्स की लिमिटेशन है। देखिए जी, लिमिटेशन किसे कहते हैं? अब आज इस वक्त पे आपकी रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है। आज से आप सोचना शुरू करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें किन रिसोर्सेज से हाथ धोना पड़ेगा, वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, मींस ख़त्म हो जाएंगे। तो उनकी मैनेजमेंट जो है इन्वायरमेंटल साइंस में आती है। अब मुझे बताएं कौन सी फील्ड है जिसमें रिसोर्स कंज्यूम नहीं होते? नेचुरल रिसोर्स, रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो कि अर्थ ने हमें दिए हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर में तमाम की तमाम जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न है उसमें तमाम की तमाम हमारे रिसोर्सेज यूज होते हैं। हमारा वाटर, लैंड, एयर, ट्रीज, फ्यूल कंजम्पशंस, उसके बाद फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, ये सब के सब रिसोर्स हैं। इनकी कैटेगरी दो टाइप्स की है, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको भी डिफरेंशिएट हम आगे फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहली बात जो क्लियर हो चुकी है वो हमने इस वर्ड को समझा है कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस किसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। इन्वायरमेंटल साइंस को अब हमने समझ लिया। अब मैं आपको कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ये बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंटल साइंसेस के कुछ फैक्टर्स क्या हैं, लेयर्स क्या हैं, एटमॉस्फेयर क्या है। देखिए जी, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है पीपा 1997 एक्ट के अकॉर्डिंगली, उसमें आपने एयर, वाटर, लैंड पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा है। एटमॉस्फेयर के साथ आपने
वो तमाम वर्क्स, बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़, रोड्स जिधर इंसान रहता